जी नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव प्रजनन कैसे होता है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे प्रजनन है क्या। देखिए बाबू, प्रजनन करने का मतलब होता है कि अपने जैसे, क्या जैसा, अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया। जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया? प्रजनन कहते हैं। अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग प्रजनन कहते हैं। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आया होगा, क्या प्रजनन अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा? हाँ भाई, दिक्कत होगा। क्यों, कैसे दिक्कत है वो ध्यान दीजिए बाबू। अगर प्रजनन बंद हुआ तो क्या, मान लीजिए मैं मनुष्य हूं, तो अगर मनुष्य का प्रजनन होना बंद हो जाए तो क्या इस पृथ्वी पर कुछ समय के बाद मनुष्य का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रजनन करना अति आवश्यक है। आपसे कोई पूछेगा बताओ प्रजनन क्यों आवश्यक है, तो इसलिए आवश्यक है कि इस पृथ्वी पर उस जीव का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरी है। कोई दिक्कत आपको नहीं। प्रजनन, अगर आप इसकी परिभाषा की बात करें तो प्रजनन जैविक प्रक्रिया है। प्रजनन जैविक प्रक्रिया है, मतलब जीव में होने वाली प्रक्रिया है जिससे अपने जैसे संतान उत्पन्न करती है। क्या होता है भैया? जिससे संतान उत्पन्न होती है अपने जैसे। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। अब आते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना है मानव। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रजनन के बारे में, बात करता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, प्रजनन के प्रकार की बात करें तो प्रजनन दो प्रकार से, प्रजनन के दो प्रकार से। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा। आइए, प्रजनन दो प्रकार की। पहला, ध्यान दीजिए, पहला होता है अलैंगिक प्रजनन। कौन सा प्रजनन? अलैंगिक प्रजनन। कौन सा होता है बुआ? अलैंगिक प्रजनन। ये दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। क्या होता है? लैंगिक प्रजनन। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ी लंबी होगी लेकिन डिटेल में बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। आप पूरी वीडियो देखिएगा तभी पूरी आपको बढ़िया समझ में आएगी कि मनुष्य में किस प्रकार से प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं कि पढ़ना इसलिए नहीं जरूरी है कि हमको नौकरी करनी है, वो तो अलग एक मामला हुआ कि भैया हमको पैसा कमाने के लिए हमको लोगों को पढ़ते हैं भैया, वो फिर पढ़ाई करके फिर नौकरी लेते हैं ताकि हम अपनी जीवन यापन करने के लिए जो आर्थिक मदद चाहिए उससे हम लोग यापन कर लेते हैं, वहां से पैसा अपने अर्जन कर लेते हैं। लेकिन दूसरी जरूरी भी है कि आप अपने जीवन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, इसलिए भी पढ़ना जरूरी है। आपका शरीर है, आपके शरीर में कौन सी क्रियाएं हो रही है, क्या हो रही है, उस नहीं हो रही है, उसके बारे में आपको ज्ञान होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। आप गांव समाज में एक देखते हैं कुरीतियां या तो अनपढ़ लोगों में ज्यादा दिखती है। क्या देखते होंगे कि भैया शादी के 3 साल हुए और 3 साल में 3 को लेकर घूम रहे हैं। समझ में आ रही कुछ बातें? क्या अगर 3 साल में 3 बच्चे हो गए, क्या उसका लालन पालन हो पाएगी बढ़िया से? बिल्कुल नहीं। क्या उसकी पढ़ाई हो पाएगी बिल्कुल बढ़िया से? बिल्कुल नहीं हो पाएगी, कदापि नहीं हो पाएगी। क्या मैं उसकी देखरेख अच्छा से कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। सोचिए कि जब हम उसका लालन पालन बढ़िया से नहीं कर सकता हूं तो ऐसा थोड़े है कि भैया वो आपको बच्चा पैदा करने के लिए आपको इनाम दिया जा रहा है। नहीं, आपको उसका लालन पालन भरण पोषण आपको करना है, तो आपको समझना चाहिए। देखिए, हम ज्यादा कटाक्ष तो नहीं ले, हाँ, लेकिन इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक लड़कियों को इसके बारे में ज्ञान होने की आवश्यकता है, क्योंकि कल का भविष्य आप हो भाई, आपको भी ज्ञान की आवश्यकता है। अब कुछ लोग इसमें निगेटिव बातें खोजेंगे, निगेटिव बातें दिमाग में घुमाएंगे। अरे बाबू, निगेटिव बातें तो अगर घुमाने की भी इच्छा करती है ना, तो अपनी माँ से, अपने पिता से पूछा करें कि पिताजी, क्या आप जिस समय हम लोग की उम्र में थे तो क्या आपके पास भी कोई ऐसी बातें आती थी? क्या वो चीजें अब आपके मन में आते हैं ख्याल? जब वो कहा दे कि नहीं आता है मेरे मन में, तो आप इसको आराम से इग्नोर कर दीजिए।
आप समझिए, ठीक है। चलिए, हमने कहा कि प्रजनन दो प्रकार से होता है, एक होता है अलैंगिक प्रजनन, एक होता है दूसरा लैंगिक प्रजनन। अब आइए, अलैंगिक प्रजनन कौन सा जीव में होता है, लेकिन उससे पहले मैं बात करूं, हमारे पृथ्वी पर जितने भी सजीव है उसका शरीर दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है। कितना प्रकार की कोशिकाओं से? दो प्रकार की कोशिकाओं से। एक बना है एक कोशिकीय, क्या बना है भैया? एक कोशिकीय। कितना बना है भैया? एक कोशिका से उसका शरीर का निर्माण हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं एक कोशिकीय। और जिसकी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है उसको हम लोग कहते हैं बहुकोशिकीय। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, अधिकांशता अगर बात करें तो जितने भी एक कोशिकीय जीव है लगभग समानता, अधिकांशता बात करें तो अलैंगिक रूप से, अलैंगिक जनन से वो जनन करता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो बहुकोशिकीय होते हुए भी अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। कोई दिक्कत? लेकिन मैं आऊंगा उसके बारे में, फिलहाल हमको मनुष्य के बारे में चर्चा करनी है तो हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा बाबू, अलैंगिक प्रजनन उसी जीव में होगा जिसके अंदर द्विलिंगी हो, मतलब नर का भी गुण हो मादा का भी गुण हो, मतलब द्विलिंगी हो। ठीक है, एक लिंगी में या तो नर का गुण होता है या तो मादा का गुण होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा, अलैंगिक प्रजनन समानता दो लिंगी में संपन्न होते हैं और लैंगिक प्रजनन एक लिंगी में संपन्न होते हैं। कहाँ होते भैया? एक लिंगी में। अब आइए, हम लोग मनुष्य हैं तो हम भैया, अगर मैं मनुष्य में पुरुष कैटेगरी का हूं तो मेरे अंदर सिर्फ का सिर्फ नर का गुण है, मादा का गुण नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़की है तो कोई महिला है तो उसके अंदर सिर्फ का सिर्फ मादा का गुण है। अब आइए, हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है तो छोड़िए, लेकिन हाँ फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अलैंगिक प्रजनन में समानता द्विलिंगी जीव भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन में एक लिंगी जीव भाग लेते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग मनुष्य के बारे में। देखिए, प्रजनन करने के लिए हमारे पास अंग विकसित की गई है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। पुरुष के शरीर में प्रजनन करने के लिए जनन कोशिका की आवश्यकता पड़ती है। महिला के शरीर से भी भैया जनन करने के लिए मादा जनक कोशिका की आवश्यकता पड़ती है। इसको निर्माण करने के लिए हमारे शरीर में ग्रंथियां हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, अभी दोनों के बारे में मैं तुलना करता हूं अभी तुरंत, कि नर प्रजनन तंत्र के बारे में और मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। चलिए अगली स्लाइड की बात करता हूं। चलिए देखिएगा, आइएगा। देखिए बाबू, मैं पहले बता रहा हूं, फिगर किसी भी प्रकार की रिएक्शन मत दें प्लीज। अगर आपको ज्यादा लगती है हंसी, आप अपने पेरेंट्स से पूछा करो। जो चीजें आप इमेजिंग कर रहे हो, आपके माता पिता सब इस बात को इमेजिंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, सबके शरीर में एक ग्रंथियां हैं, ऐसा नहीं कि कोई। देखिए बाबू, ध्यान से सुनिएगा, मतलब हमारे लोग के शरीर में एक भी वैसी ग्रंथि नहीं है जिसका दुरुपयोग करने का चीज है। लेकिन हम लोग ज्यादा स्मार्ट बनते जा रहे हैं, हम लोग निगेटिव बातें को भी सोचते जा रहे हैं। हमारे पास जो भी ग्रंथि दी गई है, जो भी अंग दिया गया भगवान की तरफ से, जो भी है हमारे शरीर में संरचना हुई है अंग का, उसका कहीं ना कहीं उपयोग है। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे भैया, इसका दुरुपयोग करेंगे। तो एक बात ध्यान से सुनिए, मैं बार बार कहता हूं, अगर आप किसी भी चीज का दुरुपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के हानि होगी। इसलिए आप किसी भी चीज का दुरुपयोग मत कीजिएगा, कभी भी मत कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं भैया, कर्म एक ऐसा चीज है कि लौट कर आता है। समय लौट कर नहीं आता है, लेकिन कर्म लौट के आता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, मन से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबू, हिलता है, नर प्रजनन तंत्र के बारे में मैं बात करता हूं, तुम सीधा सुनो, ठीक है। चलिए आइए, देखिए बाबू, सबसे पहले मैं बात करता हूं नर प्रजनन तंत्र के बारे में। नर प्रजनन
तंत्र, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए इसको रन दीजिए। अब आइए देखिए बाबू, एक नर मतलब एक पुरुष के शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि का नाम मतलब उस ग्रंथि का नाम है टेस्टिज। क्या नाम है? टेस्टिज। देखिए आप देख रहे होंगे कहीं पे लिखा मिला होगा आपको टेस्टिज। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मिला टेस्टिज, यही है टेस्टिज, यही है टेस्टिज। अब सुनिए, पुरुषों में टेस्टिज एक जोड़ा में होता है। कितना जोड़ा में होता है? एक जोड़ा, मतलब 2 गो टेस्टिज होता है। अब इतना ही नहीं, 2 गो शुक्रवाहिका भी होती है, मतलब जिससे शुक्राणु आगे बढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिका। अब आइए सबसे पहले, अब टेस्टिज का क्या काम है उसके बारे में समझिए। देखिए बाबू, टेस्टिज का काम है शुक्राणु स्रावित करना। क्या काम करना? शुक्राणु स्रावित करना, जनन करने के लिए। भैया ये शुक्राणु स्रावित करेंगे, लेकिन हाँ सर एक बात बताइए, क्या 2 टेस्टिज है तो दोनों टेस्टिज एक ही साथ काम करता है? नहीं होगा। कभी ये टेस्टिज काम करेगा इस महीने में तो अगला महीने में काम करेगा, फिर अगला महीने में कर लिया, फिर अगला महीने में, इस प्रकार से वो काम करता है। अब सुनिए, अब यहाँ पे शुक्राणु बना, शुक्राणु बनने के पश्चात इस नली के माध्यम से आगे बढ़ेगा। अब इस नली से आगे बढ़ने के बाद वो शुक्रवाहिका में चला जाएगा, मतलब जहां पे शुक्राणु जमा होता है उसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिका। जहां शुक्राणु जमा होने के पर जहां पे उसके स्थान है उसी को हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिका। इस नली से जाएगा शुक्र नलिका, शुक्राणु नलिका आप कह सकते हो। और जहां पे जमा होगा भैया, अब जमा होने के पश्चात अगर किसी भी प्रकार के रिएक्शंस होते हैं तो वो आगे बढ़ेगा अन्यथा वहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए बाबू, ध्यान रखने वाली बात है कि नर प्रजनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। 2 गो टेस्टिज होगा, 2 गो शुक्र नलिका होगा और एक पेनिस होगा, जिसको हम लोग लिंग के नाम से भी जानते हैं और सीसन के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाता हूं। फिलहाल ऐसे थोड़ी सी अगर और डिटेल में इसकी चर्चा करें तो आप कह सकते हैं कि सर प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में तरीके देख लीजिए। देखिए बाबू, इन लोगों का काम है कि जैसे आप कहते हो ना गेट, दरवाजा कब खुलती है? जब जरूरत पड़ती है तब ना, बस वही हाल है इसका। उन लोगों सबका मैनेजमेंट है, इसमें ज्यादा भी नहीं जानिए, फिलहाल आप बेसिक जानिए क्योंकि आप लोग ज्यादा एडवांस सोचते भी हो। चलिए अब आइए, अब हम लोग आते हैं मादा प्रजनन तंत्र के बारे में जानना चाहता हूं। मादा प्रजनन तंत्र, इसको हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए बाबू, मादा प्रजनन तंत्र में 2 अंडाशय, 1 गर्भाशय होते हैं और 2 फैलोपियन ट्यूब। अब आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, आप जो इसको देख रहे होंगे यही है ओवरी। क्या है भैया? ओवरी, यही ओवरी आप देख पा रहे होंगे। जो आप देख रहे हैं यही है ओवरी, मतलब अंडाशय। अंडाशय का काम है अंडाणु बनाना, जैसे वहां काम था विरेचन का काम था शुक्राणु बनाना, उसी प्रकार यहाँ अंडाशय का काम है अंडाणु बनाना। कोई दिक्कत आप बिल्कुल नहीं। अब अंडाणु बनेगा, अंडाणु बनने के पश्चात इस मार्ग से होते हुए यहाँ पे आएगा। इस मार्ग को हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। कौन सा ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब। इसमें भी इधर से होते हुए यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। हिंदी में हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी या तो डिम्बवाहिनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, ए आने के पश्चात यहाँ पे आके रुक जाता है। ठीक है, अब दूसरी बातें, एक बात मैं आपको सिखा दूं, जितनी भी नर जनक कोशिकाएं हैं वो गति करता है। ध्यान से सुनिएगा, मादा जनक कोशिकाएं कभी भी गति नहीं, मतलब दूसरे के शरीर में जाके इंजेक्ट नहीं होता है। मादा के शरीर में आकर के नर जनक कोशिकाएं आते हैं और वहां पे इंजेक्ट होते हैं। ठीक है,
मादा के शरीर में, मादा के जनक कोशिकाओं में आकर नर के जनक कोशिकाओं को मिलने की प्रक्रिया को ही तो हम निषेचन कहते हैं। कहते किसको है? आइए, तो बाबू ये यहां आकर के यहाँ पे इंतजार करते हैं नर जनक कोशिका का। अब अंततः ध्यान से सुनिएगा, आपसे भाई कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जब अंडाणु बनते हैं, अंडाणु किस नली के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो उस नली का नाम है अंडवाहिनी या तो डिंब वाहिनी, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे लिखा है बाबू फैलेरियन ट्यूब, इसी को हम लोग फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आ गया, अब आपके दिमाग में बात आया सर क्या अंडाणु दोनों अंडाशय दोनों एक साथ काम अंडाणु बनाने का काम करता है? तो नहीं, इसका भी बारी बारी से दोनों काम करता है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। आइए आगे, यहाँ पे आ गया, तैयार हो गया, दोनों लगभग किशोरावस्था में है। चलिए मान लीजिए, अब आने के पश्चात दोनों का शरीर उससे शुक्राणु बनना शुरू हो गया, इसका अंडाणु बनना शुरू हो गया। उसके बाद की बात कीजिए, देखिए बाबू, जैसा कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि पेनिस के माध्यम से शुक्राणु बाहर आते हैं जब कोई रिएक्शन होगा। तो पेनिस के माध्यम से मान लिया जाए कि शुक्राणु बाहर आया। अब मान लेते हैं कि कोई फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर आपस में मिलने के पश्चात शुक्राणु फीमेल पार्टनर के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इंजेक्ट कर दिया गया। इंजेक्ट करने के बाद वो शुक्राणु इस अंडाणु से आकर मिल गया। क्या हो गया? इस अंडाणु से आकर मिल गया। तो भैया यहाँ पे दोनों मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं निषेचन क्या है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या बोले, फिर से बोलिएगा। नर जनक कोशिका और मादा जनक कोशिका को दोनों को आपस में मिलने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं बुआ? निषेचन। ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा कि जब नर जनक कोशिकाएं मादा जनक कोशिकाओं से मिलती है तो उसको कहते हैं हम लोग निषेचन की क्रिया। कौन सी क्रिया? निषेचन कहते हैं। लेकिन निषेचन करने के पश्चात मान लिया जाए, ध्यान से सुनिए, मान लिया जाए इधर से शुक्राणु आया। ठीक है, ध्यान से सुनिए, शुक्राणु, अब इधर अंडाणु है। ध्यान से सुनना, ये दोनों आकर के आपस में यहां मिल गया। ठीक है, मान लिया जाए आपस में आके मिल गया। ठीक है, अब थोड़ा नया स्लाइड ले लें तब ठीक लगेगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा। मान लिए ये अंडाणु का पार्ट है। चलिए मान लेते हैं ये अंडाणु है थोड़ा के लिए। ठीक है, अब इधर से क्या गया? चलिए थोड़ा सा इसको और चलिए। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुक्राणु का फिगर यही है। इसको इस भाग को हम लोग कहते हैं सिर। क्या कहते हैं? सिर। और इस वाले भाग को कहते हैं हम लोग मध्य भाग। क्या कहते हैं? मध्य भाग। अब ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं पूंछ। क्या कहते हैं? पूंछ। ध्यान से सुनिएगा। अब ये जाएगा इसके पास। अब इसको यहां पहुंचेगा, यहां पे आकर के इसको मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भैया? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। हम यहां लिख देता हूं, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन कहते हैं। चलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं। बाबू एक बात और यहां से सीखिएगा। कभी कभी आप गांव समाज में देखे होंगे कि कोई शादीशुदा इंसान है
और उसके बच्चे जन्म नहीं हो पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे कंडीशंस मानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पहला कंडीशंस को चर्चा करना चाहूंगा कि अगर किसी पुरुष के द्वारा जो शुक्राणु दिया गया है वो शुक्राणु अगर मजबूत शुक्राणु नहीं है तो वो कभी गर्भ नहीं ठहर सकता उससे। क्यों? ध्यान समझिए। देखिए, अंडाणु के बाहर एक लेयर बना होता है और इस लेयर को इसको शुक्राणु को अंदर जाना है। यहां से पहले इसको तोड़ेगा, तब जाकर के इसे घुसेगा, मतलब सब, तब जाकर के यहाँ पे मिलन करेगा, तब जाकर वो निषेचन कर पाएगा। अब बताइए कि अगर ये जो शुक्राणु है मजबूत नहीं रहेगा, क्या ये यहाँ पे आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। मतलब कि इस परत को उसको तो मतलब लड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसलिए भैया शुक्राणु अगर मजबूत है तभी आप आगे की क्रिया हो सकती है, अन्यथा संभव नहीं है। तो इसके लिए आप लोग सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन सर आपके बहुत सारे आपके बच्चे के मन में आ रहा हो कि सर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बाबू, जितनी भी हमारे अभी फिलहाल सोशल मीडिया की जमाना है, प्लस में आप गूगल इतनी गंदा चीज है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसके वजह से कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, तो फिर अपने जीवन किसी गलत चीजों का इस्तेमाल करके या तो कहीं गंदे गंदे चीजों का, तो उससे जाकर के वो कमी हो जाता है, मतलब कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर पड़ने के कारण उसकी शुक्राणु कमजोर पड़ गया। शुक्राणु कमजोर पड़ गया तो कल के दिन भैया शादीशुदा हो गया, भैया उसके पास वैसा ताकत ही नहीं है, उसकी शुक्राणु मजबूत है ही नहीं, तो जैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते बोल यहीं पे खत्म हो जा रहा है, यहीं पे खत्म हो जा रहा है। अब यहाँ पे खत्म होते जा रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। भैया खत्म जब हो रहा है तो क्या इसके पास आ पाएगा? अंडाणु के पास आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, तो खत्म हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, ध्यान दे फिर दिए। जैसे मान लिया जाए कि उधर से स्पर्म आया, मतलब शुक्राणु आया। अब मान लिया कि यहाँ पर आते आते खत्म हो गया, शुक्राणु मर गया। तो बताओ, जब यहाँ तक अगर नहीं आएगा, यहाँ अंडाणु बैठा हुआ है, अब शुक्राणु को यहां तक पहुंचना है। अगर बाबू यहीं खत्म हो गया, यहीं पे मर गया, तो क्या लगता है कि वो निषेचन क्रिया हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी तो क्या वो गर्भ ठा देगा? बिल्कुल नहीं ठा देगा। लेकिन आज के मनुष्य को पता नहीं वो क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे सबके दिमाग गलत जगह पे जा रही है। कम से कम सोचो यार, आपकी जीवन इतनी अनमोल है कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन आज के जमाने बदलते जा रहे हैं, पता नहीं लोगों के अंदर कौन सी समझदारी आ रही है। चलिए आइएगा। अरे मैं क्या पढ़ा रहा था, किधर हो भाई? आइए, हमने कहा कि अगर ये शुक्राणु मजबूत रहेगा तो यहां जाके क्रिया कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा, अंततः वो खत्म हो जाएगी। आप देखोगे गांव घर में दूसरी बातें कि कुछ महिलाएं बेचारी बांझपन के शिकार बन जाती है। लेकिन गांव में एक क्या कह सकते हो आप उसको, मनभ्रांत बातें हैं कि महिलाओं में दोष है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई महिला बांझपन का शिकार है तो 90% पुरुष उसका जिम्मेवार है, पुरुष जिम्मेवार है। बोलो क्यों? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इधर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भैया इस शुक्राणु मजबूत रहेगा नहीं, यहाँ तक जाएगा नहीं, यहाँ तक जाएगा नहीं, निषेचन नहीं करेगा तो भैया वो बांझपन कभी गर्भ ठहरेगा नहीं, तो भैया उसमें तो अच्छा, अब इस बेचारी महिला का क्या दोष है? कोई दोष नहीं है, दोष तो इसको है, इसका शुक्राणु ही मजबूत नहीं है, तब ना ऐसा समस्या है। तो लेकिन आदमी को समझनी चाहिए। लेकिन क्या करोगे, गांव घर की मनभ्रंत बातें, महिलाओं को दोष दी जाती है, लड़कियों को दोष दी जाती है, ये अच्छी बातें नहीं है, गलत बातें हैं। आप कम से कम दोनों के बारे में, दोनों पक्षों के बारे में जानिए, उसके बाद किसी को दोष उठा रही है। मैंने कहा 90% पुरुषों में दोष होती है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। हाँ, 10% केस में ऐसा होता है कि कोई महिला बेचारी मोटी हो गई। अब मोटी हो गई तो समस्या क्या होता है कि या तो इस नली यहाँ पे हो सकता है, चलो इसी यहाँ आ रही है, लेकिन समस्या कभी कभी जो आपको ये नली दिख रही है, ये नली कभी कभी मोटा होने के कारण से और सकड़ी हो जाती है नली, और मतलब पतली हो जाती है। पतली होने के कारण से ऐसा होता है कभी कभी कि शुक्राणु यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब यह नहीं पहुंचने के कारण से भी वो निषेचन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है तो दिक्कत हो जाती है।
ऐसा कभी 10% केस है कि जो महिलाएं मोटी हो गई है। ऐसे या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के शरीर में हार्मोन की कमी से वो उसके शरीर सही तरीके से वो अंडाणु नहीं बना पा रहे हैं, जिससे अंडाणु यहाँ आ नहीं पा रहा है। अब नहीं आ पा रहा है तो निषेचन नहीं हो पा रही है, नहीं हो रहा है तो आगे बच्चे ला पा रहे हैं। तो आप जब भी आपके आस-पास मोहल्ले में कोई भी ऐसे कंडीशन आए तो पहले दोनों पक्षों के बारे में जानिए, उसके बाद आप किसी के बारे में नेगेटिव बातें बोलिए। ऐसे मत बोलिए प्लीज, क्योंकि एक महिला कितने कष्ट करती है ना, शायद वही जानती है, आप नहीं, एक पुरुष नहीं जान सकता इसके बारे में। उसका पति तो जान ही नहीं पाता पूरी बढ़िया से कि कितना कष्ट कर रही है, तो हम आप क्या जानिएगा। इसे थोड़ा सा ध्यान रखेगा। चलिए, हम आपको बता रहे थे कि निषेचन, आइएगा ध्यान से फिर सुनिएगा इधर। देखिए बाबू, हमने कहा कि यहां पे आया, मिल गया तो मिलने की प्रक्रिया को मैंने क्या कहा? भी निषेचन। क्या कहा? निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप एक लिक्विड का निर्माण होता है। आप जो भी कहो उसको हम लोग कहते हैं इगुमनज। क्या कहते हैं? आप इगुमक लिखिए, इगुमक। क्या कहिएगा? इगुमक। अब यही उगमक आपसे पूछी जाती है कि बताइए निषेचन क्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है? तो उगमक बनती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। अब यही जाइगोट जब फैलोपियन ट्यूब में रहता है तो निषेचन वाला के फलस्वरूप जो बना है उसे उगमक कहते हैं। ये जब फैलोपियन ट्यूब में है उसमें इगुमक कहलाता है। लेकिन जब यही उठ करके गर्भाशय में चला जाता है, कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में जब चला जाता है तो यही कहला जाता है भ्रूण। क्या कहलाता है? भ्रूण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रोई। क्या कहते हैं? एम्ब्रोई। अब आइए फिगर से समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। हमने कहा बाबू, जब नरजनक कोशिका मतलब शुक्राणु यहाँ पे आए और यहाँ आने के बाद निषेचन कर लिया, तो यहाँ क्या बना? हमने अभी कहा इगुमक। क्या बना? इगुमक। अब यही उगमक जब यहाँ से स्थानांतरित होकर के यहाँ पे चले आते हैं, मतलब गर्भाशय में चले आते हैं। जब निषेचन क्रिया के फलस्वरूप इगुमक बनते हैं और इगुमक वहां से स्थानांतरित होकर जब गर्भाशय में चला जाता है तो वही उगमक को हम भ्रूण के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? भ्रूण के नाम से जानते हैं। और भ्रूण के नाम से जाने के पश्चात भ्रूण बनने के पश्चात वो भैया वही धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है। अंततः लगभग 9 महीना में बच्चा कंप्लीट हो जाता है। कोई दिक्कत आपको नहीं। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर एक बात बताइए, ठीक है ये तो शादीशुदा इंसान के लिए था, लेकिन सर अगर जैसे इसके अंडाणु बन रहे हैं सर, तो अंडाणु अपने आप खत्म होती है। देखिए बाबू, मासिक धर्म आती कैसे उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए चलिए, अभी तो आपको फिगर दिख रहा है वो एम्ब्रॉयडरी वाला, इसको हम थोड़ा सा एक फिगर दूसरा लेने की कोशिश करता हूँ। चलो आगे इसी की बात कर लेता हूँ छोटा सा। देखिए अब यहाँ पे अंडाणु बना, ठीक है। अंडाणु बनने के पश्चात इस फैलोपियन ट्यूब के नली के माध्यम से यहाँ चला जाता है, ठीक है। जैसे ही बनाना शुरू करता है, जैसे ही, ऐसे आपको मैं बता दूं, लड़की का जब 12 वर्ष उम्र हो जाती है तो उसके शरीर में अंडाणु बनना शुरू होते हैं, ठीक है। जब अंडाणु बनना शुरू होते हैं तो अंडाणु बना करके इस फैलोपियन ट्यूब को दे देता है, कहता भैया तू जा, आ गया। अब यहाँ आकर के फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु इंतजार करते हैं किसी शुक्राणु का। लेकिन देखिए, आपका शरीर अंडाणु बनाना शुरू कर दिया, इसका मतलब वो नहीं है कि आप पूरी तरह से मां बनने के लिए तैयार है, बिल्कुल नहीं। वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है। अंडाशय जो है अंडाणु बनाने के लिए वो प्रैक्टिस कर रहा है। जिस प्रकार आप लोग कोई नया मिस्त्री होता है ना, तो क्या करता है, वो प्रैक्टिस करता है। उसी प्रकार अंडाशय अंडाणु बनाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है कि भैया जब हमको बनाने की जरूरत पड़ेगा तो हम बनाएंगे कैसे, उसके बाद इसके लिए वो कर रहा है। अब यहाँ दे दिया। अब जैसे ही अंडाणु बनाना शुरू करता है, उसी समय गर्भाशय भी अपना लेयर बनाना शुरू करता है। गर्भाशय भी अपना लेयर बनाना शुरू कर लेता है।
अब जो अंडाणु यहां से बनकर गया वो इंतजार करता है। क्या करता है? वो बनने में 14 दिन का समय लगती है, फिर वहां जाकर के इंतजार करता है वो 14 दिन। अब बनने के बाद लगभग बीच बीच के सप्ताह की बात करें, लगभग वो पूरी लगभग 28 दिन में एक बार नष्ट होता है, सीधी बात। अब यहाँ से जाने के बाद यहाँ इंतजार करता है। अब साथ साथ में जैसे अंडाणु बनना शुरू हुआ तो गर्भाशय भी तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन अगर अब भैया 12 वर्ष की अवस्था में तो उसको स्पर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, तो भैया अंततः ये जो मतलब यहाँ जो अंडाणु बना हुआ है, ये अंडाणु धीरे धीरे अब विघटित होगा, मतलब टूट कर बाहर आना है उसके शरीर से। अरे हिलता है, वो हिला है, उसको हिला मत, सीधा रहो। तो बाबू अब ये टूट के अलग होगा। साथ साथ में यहाँ जो लेयर बना था ये भी टूटना है। इसे कभी कभी आप देखिएगा मासिक धर्म में थक्का के रूप में खून भी आते हैं, यही कारण से, क्योंकि यहाँ लेयर बने होते हैं। अब ये क्या करता है? अब टूटना शुरू करता है। अब टूटा शुरू करता है, टूटते वही टूट कर जब मासिक धर्म आती है तो वो ब्लड के रूप में आते हैं। इसे कहते हैं भैया मासिक धर्म में जो आने वाले ब्लड होते हैं वो गंदा खून होता है, वो अच्छा खून नहीं होता, आपको ध्यान देना। चलिए, आपको किसी तरह दिक्कत यहाँ से आप मासिक धर्म समझ गए। अब देखिए, ऐसे अक्सर अभी के समय में बात करें तो लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत 12 वर्ष की अवस्था से लगभग होती है। देखिए, लड़कों का शरीर लड़कियों के शरीर से धीमा विकसित होता है, मतलब कि लड़की का शरीर लड़कों के शरीर से जल्दी विकसित होता है, इसलिए इसमें मासिक धर्म की क्रिया जल्दी शुरू हो जाती है। मासिक धर्म की क्रिया शुरू होने की हम लोग रजोवृत्ति के नाम से भी जानते हैं, उसको मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। गांव घर में कहता भैया दिन आ गया सब। लेकिन हाँ देखिए बाबू, आपको इसमें जानने की आवश्यकता जरूर है कि अगर आप मान लो आप एक लड़की हो तो आपको इससे सेफ्टी बरतनी है, क्योंकि मैंने आप कई बार चर्चा भी करता हूं कि देखिए अभी हाल फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि पुराने मतलब पहले के महिलाओं में लगभग 50-60 साल की महिलाओं में एक बीमारी देखा गया है जिसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। तो कहिए सर सर्वाइकल कैंसर है क्या, उसके बारे में पहले सीखिएगा। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो मासिक धर्म के समय में गलत कपड़ा का इस्तेमाल कर, या तो एक ही कपड़ा को बार बार इस्तेमाल करने से वो बीमारी उत्पन्न हुई है। पहले की महिलाएं गलत करती थी, थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा शर्म भी आता था उन लोगों को, इसलिए वो करती थी। पहले की महिलाएं क्या करती थी कि गंदे कोई कपड़े इस्तेमाल करते थे, और कपड़े इस्तेमाल करते थे वही कपड़े को फिर धोए, उसके बाद सुखाना भी हो तो भैया शर्म के मारे वो सुखाती थी, वो किसी कपड़ा में ढक करके सुखाती थी। अब सुखाने का समस्या की हमने कहा कि जो ब्लड आती है वो गंदा खून आता है, और गंदा खून आता है तो भैया उसमें जीवाणु बहुत सारे आते हैं, सूक्ष्मजीव आते हैं, बहुत गंदे खराब सूक्ष्मजीव आते हैं। अब उस समस्या कि आप उसको सुखा नहीं रहे हो बढ़िया से, धूप लग नहीं रही उसमें, तो भैया वो सूक्ष्मजीव मरेगा नहीं। फिर अगर दोबारा उसको इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जहां पे आप उस कपड़ा को इस्तेमाल करते हैं वहां पे भैया सूक्ष्मजीव के कारण वहां पे बीमारियां बनाएगी धीरे 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 धीरे। आप अक्सर गांव घर में सुने होंगे कि गुप्त अंग में ज्यादा करके कलकली बीमारी होती है, क्यों? यही सब कारणों से। आपको सेफ्टी बरतने की आवश्यकता है। अगर आप एक कोई भी इंसान है, पुरुष है या तो महिला है, आपको थोड़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जितना आप चेहरा को ध्यान रखते हैं ना, उससे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता आपके शरीरों को। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते। कल के डेट में आप बीमारी का शिकार बन जाते हैं, उसमें रोते हैं कि भैया ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं, आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब इसमें कौन सी शर्म की बात है? आप बताइए, मैं शर्म करूं, मेरे अंदर शरीर के अंदर बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाऊं और आपको जिंदगी भर कष्ट करना पड़े, तो ये तो भैया शर्म नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता थी, लोगों को बताने की आवश्यकता थी, डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता थी। लेकिन आप लोग शर्म के मारे आते हो, अंततः बीमारी हो जाती है तो भैया दिक्कत करते हो आप लोग। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता। तो बाबू उसमें जब करते थे वहां पे सूक्ष्मजीव के कारण बहुत सारी बीमारियां होती थी, कलकली नाम की बीमारी होती थी, जिससे आसपास की त्वचा को खराब करता था। धीरे 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 वो कैंसर का रूप धारण कर लेते थे। देखिए कैंसर कुछ है अलग से नहीं है, कैंसर बीमारियों का समूह है और कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा अब आप उसके यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ गए। आप ऐसे नॉर्मली हम लोग गांव घर के देहात के लड़कियां तो अब नॉर्मली जिसके पास जितने बजट होते उसके हिसाब से वो लोग अपना इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा अभी फिलहाल पैड का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब दूसरी बात है, देखिए बाबू, मान लिया जाए ये जो यहाँ पे जो अंडाणु बना, अब अंडाणु बना, अब समस्या क्या है कि इसको टूटना है।
तो टूटना है। अब यहाँ पे जो लेयर बना इसको भी उखड़ के बाहर निकलना है। तो भैया तो आप इसलिए मसीह धर्म में पेन भी होती है, आपको आने से पहले आपको पेन स्टार्ट होगा इसी के कारण से, क्योंकि इसको टूटना है और टूट करके बाहर होगा तब भैया वहां फ्रेश होगा, तो फ्रेश होगा तो फिर पुनः बनेगा। इसलिए जरूरी है ये सब चीजें होना। आपको कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं कि जब टाइमिंग आती है तो टाइमिंग के समय में बहुत सारे टैबलेट का इस्तेमाल नहीं, टैबलेट खाने से बहुत सारे साइड इफेक्ट है। आप उसके जगह पर बहुत सारे औषधि वाला चीज पीजिए, जैसे आदि का चाय पी लीजिए, आदि में कुछ वो सब वगैरह मिला करके पी, उसकी चाय बना के पीजिए। थोड़ा सा कंट्रोल कर, दर्द को कंट्रोल करने का काम वो करता है, बस आपको करने की आवश्यकता है, लेकिन आपको गलत चीजों का सेवन करने की आवश्यकता नहीं। देखो बार बार कह रहा हूँ, आप इसको निगेटिव वे में मत पढ़िए, आप अपने जीवन को सुधारने के वे से पढ़िए, अपने अच्छे शरीर को बनाने के लिए, स्वस्थ शरीर बनाने के लिए आप ध्यान रखिए। निगेटिव वे में लीजिएगा तो आप जिंदगी भर निगेटिव वे में लीजिएगा, लेकिन एक समय आएगा जब पता चलेगा अरे यार मैंने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया। आपको ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है भाई। चलो आगे मैं बढ़ूं। अब हमने कर लिया, अब आगे मैं बात करता हूं। मैंने आपको बता लिया कि किस प्रकार से होते हैं। अब देखिए बाबू, कुछ ऐसे महिला है, कुछ ऐसे पुरुष है जो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको क्या करने की आवश्यकता है। देखिए बाबू, हमारे मेडिकल, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब मेडिकल साइंस हम बहुत एक्टिव हो गया है, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान भी दे दिया उन लोगों ने। तो अगर कोई प्राकृतिक रूप से पिता नहीं बन पा रहे हैं, माता नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए मेडिकल साइंस में एक उपाय है, बहुत सारे उपाय भी है फिलहाल। एक टेस्ट ट्यूब के नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ऐसे टेस्ट ट्यूब, मतलब आप सुने होंगे प्रखनली शिशु, आप ऐसा नाम सुने होंगे। उसमें क्या होते हैं कि मान लीजिए पुरुष शुक्राणु तो जनरेट कर रहा है, चलो ठीक है, लेकिन मादा के शरीर में, मतलब महिला के शरीर में इंजेक्ट हो रही है, पर यहाँ पे जहाँ पे अंडाणु से मिलना था वहां पे नहीं मिल पा रहा है, तो इसके कारण से वो नहीं रह पा रहा है। तो क्या किया जाता है कि पुरुष के शुक्राणु और मादा के अंडाणु दोनों को एक पाइप के माध्यम से निकाल लिया जाता है, जो भी है, और निकालने के बाद एक प्रखनली में, आप प्रखनली इस प्रकार के देखोगे, इसमें ला करके मिलाया जाता है दोनों को, या इसमें ही निषेचन करवाया जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रखनली शिशु, ठीक है। अब आइए बाबू, निषेचन कर लिए, निषेचन करने के पश्चात फिर निषेचन करने के बाद जो युग्मक बना, उस युग्मक को महिला के गर्भाशय में ले आकर पहुंचा दिया जाता है, किसी इंजेक्शन के माध्यम, वो किसी सुई के माध्यम से ले आकर वहां पर छोड़ दिया जाता है आराम से, और उसके बाद कुछ पाइप के माध्यम से, और उसके बाद वो धीरे धीरे फिर अपना 9 महीना में बच्चा तैयार हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं ऑफिसर ग्रेड के हैं, या तो कोई बड़े बड़े घराने के लोग, महिलाएं, आज की महिला फैशन होते जा रही है कि वो अपने बच्चे को घर में नहीं रखना चाहता है 9 महीना, बस वो निषेचन किया, बाद बाकी कहेगा भैया वो हॉस्पिटल वाले को दे देता है, या तो फिर एक दूसरे महिला को किराए पर ले लेता है, वो माँ बनने के लिए, मतलब वो अपने बच्चे को संभालने के लिए वो किराए पर को ले लेता है, उसको हम लोग कहते हैं सरोगेसी मदर, ठीक है। अब मान लिया जाए पुरुष से शुक्राणु मिला, इसका अंडाणु मिला, यहाँ निषेचन करके भैया ये बन गया युग्मक। क्या बन गया? युग्मक। अब महिला चाह रही है कि हमारे शरीर में बच्चा वो ना पले, किसी अदर महिला के शरीर में बच्चा पले, मतलब कि जो किराया पर लेते हैं उसको पड़े, या तो फिर हम हॉस्पिटल वाले को दे दें। तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा आपके मन में, क्या सर मान लिया जाए कोई महिला है, उसने अपने शरीर में वो निषेचन करवाया, मतलब युग्मक बनाया, अब वो भ्रूण को किसी दूसरे महिला के शरीर में, मतलब दूसरे महिला के गर्भाशय में इंजेक्ट करवा दिया, स्थापित करवा दिया, या तो फिर किसी हॉस्पिटल में रखवा दिया, तो बताइए, सबसे पहले बात बताइए कि जो महिला के शरीर में भ्रूण जाकर दिया गया है, क्या वो जो बच्चा जन्म लेगा वो इस महिला के चाल चलन जैसा बिहेव करेगा, उसके डीएनए जैसा, मतलब उसके हम शकल होगा, या तो उसके जैसे बिहेव करेगा हर चीज? नहीं, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भैया इसका युग्मक इसका है, मतलब इन दोनों माता पिता की तरह वो बिहेव करेगा। हॉस्पिटल में जो रखते हैं वो भी इन दोनों माता पिता की तरह करेगा, ना कि किसी और इंसान की तरह करेगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, आप देखिएगा पूरा। अब आइए, हमने आपको
ज्यादा डीपली में तो नहीं जा रहा हूँ, बस शॉर्ट में जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आइए, गांव घर में एक प्रथा है कि आइए ध्यान से देखिएगा, हम एक फिगर यहां रखे हुए हैं, क्या देखना, देखिएगा एक पुरुष है, अभी मादा है, ठीक है। बाबू, एक मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 46 गो। अब 46 में 44 गो 44 में 44 गुणसूत्र होते हैं, अब प्लस के 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है 44 प्लस XY। देखो, पुरुषों के शरीर में 44 के अलावा 122 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 2 अलग अलग आसमान प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लिंग गुणसूत्र। लेकिन महिलाओं में 44 के अलावा जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, दोनों समान गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो माता या पिता बनने वाला होता है, जिसमें वो निषेचन करता है, उस समय पुरुष के शरीर से, मादा के शरीर से, दोनों के शरीर से आधा आधा जाता है, हाफ हाफ जाता है। मतलब 46, देखो जो अगला इंसान बनेगा, जानवर तो नहीं बनेगा, इंसान बनेगा, यानी मनुष्य बनेगा, तो मनुष्य के शरीर में भी 46 को चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? हिल रहा है, तुम हिला रहे हो उसको। 46 को चाहिए, और 46 को चाहिए तो भैया 23 को ही देगा, 23 को ही देगा। अब 23 को ही देगा तो देखिए ध्यान से, 23 को देगा, 23 में से 22 को देगा, 22 प्लस में एक 22 में प्लस में से सॉरी 22 में एक देगा, लिंग गुणसूत्र देगा, या तो X देगा या तो Y देगा, क्योंकि भैया पिता के पास तो X और Y है। लेकिन माता जी जब 23 देंगे तो 23 में से भैया माता जी 22 और प्लस X देंगे, क्योंकि भैया माता जी के शरीर में समान जनक कोशिकाएं पाई जाती है। वो तो बेचारी हमेशा 24, हमेशा जब भी निषेचन करेगा, तो जब भी उसका वो निषेचन की क्रिया होगी, उसमें उसके लिए उसमें सॉरी उसे गुणसूत्र का प्रवास हमेशा 22 प्लस X ही होगा उसमें। लेकिन हाँ, पिता वाला में चेंज हो सकता है, 22 प्लस X हो सकता है, या तो 22 प्लस Y हो सकता है। कोई दिक्कत आपको नहीं? अगर बाबू ध्यान से सुनो, अब आपके मन में आ रहा हो सर कैसे हम लोग पता करते हैं कि बच्चा होगा, बच्चा जो होने वाला लड़का हो कि लड़की होगा? देखिए बाबू, मैं आपको बता दूं कि कोई भगत, कोई भक्ति नहीं आपको नहीं करवा सकता कि भैया बच्चा हो रहा था, मतलब लड़की होने वाला था, लड़का कर दिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके शरीर से, आप मतलब सॉरी पुरुष के शरीर से 22 प्लस Y, मतलब कि Y गुणसूत्र गया, जो लिंग गुणसूत्र था उसमें से Y गुणसूत्र गया माता के शरीर में, तो लड़का पैदा हो जाएगा। क्यों? ध्यान से देखिएगा, अगर ई गया 22 प्लस Y, अभी तो बेचारी वही देगा हमेशा। अब दोनों दिया, देख लो भैया, अगर ये दोनों मिला दिया तो यहाँ क्या मिला, 22 44 हुआ, और यहाँ Y यहाँ X, तो XY हो गया, तो ये भैया बनने वाला क्या होगा, लड़का। आप ध्यान रखिएगा, XY रहता है भैया, लड़का होते हैं, कितना होते हैं, लड़का। उसका गुणसूत्र अगर सॉरी लिंग गुणसूत्र XY है तो भैया लड़का होगा, अगर लिंग गुणसूत्र XX होगा लड़की होगी। तो बस आइए, हमने कहा भैया 44 प्लस XY मिला, लड़का होगा। लेकिन अगर महिला तो भैया 22 प्लस X देगा हमेशा, लेकिन पुरुष भी 22 प्लस X दिया अगर, तो भैया वो क्या होगा, 22 44, अब ये XX 2X, मतलब वो दोनों समान हो गया, तो भैया उससे जो बनेगा वो लड़की बनेगी। क्या बनेगी? वो लड़की बनेगी। क्या बनेगी? ध्यान दीजिएगा, अगर हमने कहा पुरुष के शरीर से 22 प्लस X मिला, अब इससे भी 22 प्लस X से मिला, तो भाई दोनों 44 हो गया, अब ये XX, तो भैया बनने वाला जो होगा लड़की होगा, कोई इसमें परिवर्तित नहीं कर सकता। लेकिन गांव घर में कोई प्रथा है बाबू कि अगर किसी महिला के गर्भ से बार बार लड़की पैदा हो रही है, बार बार लड़की जन्म ले रही है, तो उसके जो पति के द्वारा या तो गांव समाज के द्वारा, उसके रिश्तेदार के द्वारा उसको ताना दिया जाता है कि सिर्फ तुम लड़की पैदा कर रही हो। महिला पे ताना दिया जाता है, ये गलत बातें हैं।
आप सभी को ज्ञान होना चाहिए। आज के बाद आप कभी किसी को करना मत दीजिएगा। आप जब भी कोई ऐसा कहे ना, कभी सुने ना कि सिर्फ ही महिला बच्चा लड़की पैदा करी है, बेटी पैदा करी है, तो आप उसको समझाइएगा कि नहीं, आपके बेटा में कमी है, आपके बेटा के शरीर में वायु गुणसूत्र है ही नहीं है, तो कहां से होगा, कहां से लड़का पैदा होगा। लेकिन क्या कहिएगा, समाज बाबू हमेशा नारियों पर अत्याचार किया है सब दिन। अब आज नारी अत्याचार करना शुरू किया तो देख रहे हो पुरुष कैसे के कर रहा है। तो थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ना ही नारी पर अत्याचार होना चाहिए, ना ही पुरुष पर अत्याचार होना चाहिए, किसी पर अत्याचार नहीं होनी चाहिए। सबका समान अधिकार है जीना, सबके पास उतना ही अधिकार, जितना मेरे पास अधिकार है वो तो उसके पास भी अधिकार है। तो नहीं करनी चाहिए। आप सबके हित की बात करें, मानवता आपके पास होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए आपके पास। आप नहीं रख रहे, गलत बातें हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो बाबू मैंने कहा ये जो टुन्नू था, देखो ध्यान से, ये जो टुन्नुआ था डिपेंड करता है कि इसका पप्पा के द्वारा कौन सा गुणसूत्र दिया गया है। 22 प्लस के बाद एक्स दिया तो लड़की हो जाएगी, टुनिया हो जाएगी। फिर अगर 22 प्लस वाई दिया तो जो है टुनुआ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मजा आया। अब आइए आगे बात करता हूँ। इतनी सारी बातें कर लिए तो आप ध्यान रखिए, बार बार क्वेश्चन पूछी जाती है कि बताइए लिंग निर्धारण करने के लिए किस पे डिपेंड करता है, मतलब पिता के जनक कोशिका पर होती है, मतलब पिता के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आने वाले जो बच्चे होंगे वो लड़का होगा कि लड़की। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत छोटे। मैंने अभी फिलहाल बेसिक बातें जितनी थी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ बातें बची है उसको भी त्रित देखिए लेता हूं। देखिए बाबू, मैं आपको सचेत करना चाहूंगा कि मैं एक शिक्षक हूं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आजकल के लड़के लड़कियां बहुत गंदे राह पे जा रहे हैं। इसका पहला प्रभाव, गंदे गाना सुन रहे हैं, गंदे वीडियो देख रहे हैं, आसपास की माहौल धीरे धीरे खराब होते जा रही है। क्या इसको रोकने की आवश्यकता है? बिल्कुल रोकने की आवश्यकता। देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जब कोई लड़का कोई लड़की किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि लड़का किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसके शरीर से शुक्राणु बनना शुरू हो जाती है। कोई लड़की अगर 12 वर्ष की अवस्था में आती है तो उसके शरीर में अंडाणु बनना शुरू हो जाती है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजिंग भी आती है। उस समय उसके बच्चे के दिमाग में बातें समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं किसको कहूं। लड़की माँ से डर रही है, लड़के पिता से डर रहे हैं, बताने में शर्म महसूस कर रहे हैं। अब उस समय वो किसी दूसरे इंसान से दोस्ती करता है, अंततः धीरे 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 वो गलत राह पे चला जाता है। अब अंततः अगर वो गलत राह पे जाने के बाद वो शरीर के संबंध अगर बना लेते हैं तो निषेचन हो ही जाती है, गुमक बन ही जाती है, भ्रूण बन ही जाती है। भ्रूण बनने के बाद जैसे मैंने दिखाया कि भैया इधर है, मैंने आपको कहा कि भ्रूण बनेगा, मतलब भ्रूण होगा यहाँ गर्भाशय में पहुंची जाएगी। अब समस्या है कि निषेचन अगर हो गया तो बाबू भ्रूण तो बनना तय है, भ्रूण अगर बन गया तो बहुत सारी दिक्कतें आएगी आपको। अब आप अभी कुंवारी कन्या हो तो आपको परेशानी होगा ही। तो आप इस सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखें, छोटी छोटी गलती ना करें। आपको मैं बता दूं कि अगर मैं इस पृथ्वी पर आया हूं तो चल क्या नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ समस्या चल रही है, आवाज इसमें कट रहा होगा, हो सकता है। उसमें आवाज तो लगता है ब्रेक हो गया, वो सोचता है शायद। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल बात कर लेता हूँ, जो होगा कोई उपाय। हमने कहा कि आप छोटी छोटी गलती को इग्नोर करें, ऐसी गलती दोबारा ना करें प्लीज। आपके माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। अब आइए, हाँ, अगर आप कभी ऐसा कंडीशन में आते हैं तो उसके लिए सेफ्टी बहुत सारी चीजें होती है, आप थोड़ा करा करें, ये सब चीजें गंदे ना करें। अब आते हैं बाबू
कि कोई शादीशुदा इंसान है, उसके बाद भी अगर वो चाहते हैं कि मैं अभी प्रेगनेंसी ना ठा रहा हूँ, या तो फिर फैमिली प्लानिंग कर भी रहे हो, तो मैं आप मेरी बात मानो कि आप सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओ, जो स्त्री लोग विशेषज्ञ होते हैं उसके पास जाओ, उसके से पूछो मैं फैमिली प्लानिंग करना चाहता हूँ, मेरे शरीर में किसी प्रकार की कमियां तो नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। अगर अब वो कहता है सही है, आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप फैमिली प्लानिंग करो, अन्यथा मत करो। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा महिला को सचेत होने की आवश्यकता है, लड़कियों को ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि पुरुष इस बात को नहीं समझता कि कितना कष्ट उसके शरीर में होगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं कहूंगा, आप थोड़ा ध्यान रखें। बाद बाकी मैं इसकी कक्षा अब यहीं तक रखता हूँ, ठीक है, धन्यवाद।